हम्म, चलिए फिर भी जो है वो मिला जुला करके ठीक है। तो पहले हम लोग करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था हैं। अब हम लोग करेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्या करेंगे? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। हाँ, सेकंड ऑर्डर में तो कुछ करना नहीं है, उसको तो हमें खाली, हाँ बस वो जो जनरल फार्मूला है उसी से कर लेना है। ठीक है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या होगा? A plus B gives rise to C plus D। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? ए की पावर पी की पावर। ठीक है, 1 कर देते हैं। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर इसको इसलिए बोलते हैं, देखिए इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर क्या कब होगा? जब मान लीजिए एक रिएक्टेंट जो है उसकी पावर 1 हो और दूसरे की 0। ठीक है, तभी तो 1 होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 0 + 1 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि बी की कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन बी अगर नहीं हो तो रिएक्शन ही नहीं होगा। बी रिएक्टेंट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना रिएक्शन होगा ही नहीं। और जबकि क्या कह रहा है ये कह रहा है कि बी की कोई जरूरत ही नहीं है। आ रही बात समझ में? बी की कोई जरूरत ही नहीं है। तो और इसकी जरूरत है क्योंकि इसके बिना रिएक्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब इसकी कुछ पावर होनी चाहिए थी, लेकिन पावर है नहीं और ज़रूरत इसकी रिएक्शन में है। तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और ये कब होता है? ये जब होता है जब एक रिएक्टेंट वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी में होता है। ठीक है, एक रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में होता है। मान लीजिए इसका मैंने लिया 0.1 मोल, ए का, इधर देखो, ओके। और इसका मैंने कितना लिया? इसका मैंने ले लिया 100 मोल, इसके 100 मोल ले लिए। रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा? ये 0 मोल बचेगा पूरा जब रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट। और ये 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 0.1 मोल के लिए 0.1 चाहिए। ठीक है ना, तो ये कितना बन जाएगा? ये बचेगा हमारे पास 99.9 मोल। तो इसकी कंसंट्रेशन में जो चेंज आया वो नेग्लेजिबल आया, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी रिएक्शन में ऐसा होता है तो वो रिएक्शन क्या हो जाता है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, अब हमसे पूछे कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है,
देखो तो मॉलिक्यूलरिटी, एक मॉलिक्यूल इसका यूज हो रहा है, एक मॉलिक्यूल इसका यूज हो रहा है, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 है। जैसे ही आप कहोगे मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो फौरन दिमाग कहेगा इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब जो है ऑर्डर जो है वो 1 हो नहीं सकता। लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, स्यूडो मतलब झूठा। स्यूडो का मतलब जानते हो ना, स्यूडो माने झूठा, फेक। तो ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो गई बात? तो इसको चाहे तो एक लाइन इसके लिए लिख लीजिए, ए केमिकल रिएक्शन इन विच द वैल्यू ऑफ a chemical reaction in which value of order of reaction is 1, but molecularity is more than 1, are known as pseudo unimolecular और pseudo first order reaction। ठीक है, अब ये कब पॉसिबल होता है ये भी लिख लीजिए, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन one reactant is in very large quantity as compared to other। क्लियर हो गई बात मेरी? तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं जो असल टॉपिक है हमारा, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट के। ठीक है, लिखिए, when temperature increases rate of reaction rate constant increases, rate of reaction नहीं, rate constant increases। ठीक है, if we increase the temperature by 10 degree centigrade, if we कहाँ पहुँचे सर, if we increase the temperature by 10 degree centigrade then the rate constant, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो 10 डिग्री इंक्रीज करें और 10 केल्विन इंक्रीज करें, दोनों में कोई डिफरेंस है? डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी टेम्परेचर डिफरेंस लोगे तो केल्विन और सेंटीग्रेड सब चीज सेम रहती है। ओके, चलिए, तो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ 2 to 3 टाइम्स, लिख दो चाहे तो। ठीक है, 2 to 3 टाइम्स मतलब मान लीजिए एट टेम्परेचर
टी, ठीक है। रेट कांस्टेंट वो के है, ओके। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, 10 केल्विन से। केल्विन लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो बताइए रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, हाँ 2K सेफली, ठीक है, डबल हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, 10 की बजाय अब की बार मैंने क्या किया, 20 केल्विन इंक्रीज कर दिया। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब इसका डबल होगा ना, क्योंकि इसका मैंने 10 डिग्री बढ़ाया है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 4K हो जाएगा। और अगर मैं T प्लस 30K कर दूं केल्विन, तो बताओ कितना हो जाएगा, कितना है, डबल, तो 8K हो गया ना, 4 दूनी 8। तुम तो ऐड क्यों करने लगी, डबल का मतलब ऐड करना नहीं होता, मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। हाँ समझ में आया सागर, मुश्किल तो नहीं है, तुम्हें आज तक कोई चीज मुश्किल लगी ही नहीं, यही तो बात है। चलो वीडियो सही बन रही है, ओके। तो ये तो एक सिंपल और नॉर्मल तरीका है, ठीक है, ये भी हमको पता होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल जो है जो मैथमेटिकल फॉर्म है जिसके ज़रिए से हम टेम्परेचर, ये तो 10 डिग्री बढ़ा रहे हो तो उसके हिसाब से बन रहा है, 1 डिग्री बढ़ाऊं तब, 2 डिग्री बढ़ाऊं, 2.5 बढ़ाऊं, डिवीजन नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आर्हीनियस इक्वेशन। हाँ स्पेलिंग क्या है, ARR, लिखिए, आर्हीनियस थ्योरी इसको बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कहा कि रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये इन्होंने इक्वेशन दी। इसमें कौन सी चीज क्या क्या है जल्दी से क्लियर कर लेते हैं। के क्या है, वही रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का और क्या नाम होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट। ए जो है क्या है, ये कहलाता आर्हीनियस कांस्टेंट, आर्हीनियस कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, ठीक है। ई ए क्या है, ठीक है। और ई ए क्या है, ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर,
ए का देखो नाम है प्री, ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, इससे पहले का फैक्टर प्री एक्सपोनेंशियल, असल नाम इसका वही है आर्हेनियस कांस्टेंट। उन्होंने इक्वेशन दी तो उन्हीं के नाम से इसका नाम रख दिया गया, सिंपल भी उन्हीं के नाम से लिए गए। एक्टिवेशन एनर्जी बताओ सागर क्या होती है? यस, जो रिएक्शन को कराने में मदद करेगी। तुम बताओ जी। एक्टिवेशन एनर्जी वो लेवल होता है एनर्जी का जिसके पार जाने के बाद ही कोई भी एंजाइम से बायोलॉजी में बात करें, किसी की बात करें, तभी फंक्शनल होता है। अगर वो ऑप्टिमम लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा तो फंक्शनल नहीं होगा, ना उसके बाद ना उसके बाद। तुम बताओ अब कुछ ऐड करना चाहो तो। चलो मैं बताता हूँ, ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, ये मेरा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट इधर क्या है? एनर्जी, ओके, इधर क्या है? बोलिए, चलिए टेम्परेचर नहीं, टाइम ले लेते हैं, ठीक, एनर्जी टाइम ग्राफ। तो अब देखिए क्या हो रहा है। जी सर, बैठिए, तशरीफ रखिए, आपने पूरा आधा घंटा लेट किया है। तो बैठ जाइए, मैं क्लास अभी टाइम लगेगा 15 मिनट और, इधर हो जाएगा रिएक्शन को ऑर्डिनेट ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब ये क्या होने जा रहा है? रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है? उसकी एनर्जी पहले धीरे धीरे बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, और एक टाइम आने के बाद वो अपनी मैक्सिमम लेवल पे एनर्जी की पहुंच जाता है, ठीक है। और जब इस लेवल पे पहुंच जाता है तो फिर क्या होता है? उसकी एनर्जी कम होने लगती है, ठीक है। और वो कम होकर के रिएक्टेंट की एनर्जी के लेवल से भी कम हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, दोनों में बना देता हूँ, ओके। हाँ चलो, मान लो एक बार जो है क्या हुआ, ये ऐसे गया, ऐसे गया, और ये प्रोडक्ट, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट बना है। आप ऑफिस में बैठ जाइए चाहे तो, ठीक है ना। ये दो प्रोडक्ट बनाए हैं जानबूझ के मैंने, ठीक है, सेम रिएक्टेंट से बन गया। तो देखो बेटा, रिएक्टेंट जो होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? ये वाली जो एनर्जी का लेवल है ये किसका है? बोलिए, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, रिएक्टेंट एनर्जी, बोलो, ठीक है। इस रिएक्टेंट एनर्जी से आप क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं बिना इस पीक को पार किए हुए? नहीं बना सकते। तो बस ये जो एनर्जी जो चाहिए ही चाहिए आपको प्रोडक्ट बनने के लिए, इसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी।
तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी की, ठीक है, लिखिए क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड by the reactant to convert into product. क्लियर हो गई बात। अब देखो ये जो दो लाइनें और बनाते हैं, दो लाइनें और बनाते हैं, एक लाइन ये यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, इसकी लाइन अगर मैं खींचूं तो ये वाली एनर्जी जो है ये कौन सी है, प्रोडक्ट एनर्जी, बोलिए ये वाली एनर्जी किसकी है, प्रोडक्ट की एनर्जी है। और इस वाले प्रोडक्ट के साथ लाइन खींचूं तो ये वाली भी एनर्जी किसकी है, ये भी प्रोडक्ट एनर्जी है। अब देखिए इन दोनों के बीच का गैप ये है, इन दोनों के बीच का गैप ये है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच का गैप मैंने बनाया है। तो जब रिएक्टेंट से, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा अगर आप लोगों ने बना लिया है तो, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो ये बताइए रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है या प्रोडक्ट की, हाँ भाई खो गए कहीं क्या, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है या प्रोडक्ट की, क्यों रिएक्टेंट की ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये वाला एनर्जी का कोऑर्डिनेट है ना, तो ये ऊपर है तो ये वाला पॉइंट ऊपर है, इसका मतलब ज्यादा है, और ये वाला पॉइंट नीचे है तो कम है। इसमें कौन सी बहुत बड़ी अंग्रेजी वाली बात है, ठीक है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। इसका मतलब जब ये रिएक्शन होगा तो ये वाली एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, होगी नहीं होगी, क्योंकि प्रोडक्ट को चाहिए थी कम एनर्जी, कम एनर्जी है उसके पास, रिएक्टेंट के पास ज़्यादा एनर्जी, तो प्रोडक्ट तो बनना ही बनना है। तो क्या होगा, एनर्जी जो एक्स्ट्रा वाली होगी वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, समझिए। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या बोला जाता है ये, बोलो, एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। लिख लिया, क्योंकि यहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है तो रिएक्शन कैसा है, हाँ भाई सागर, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है वो रिएक्शन कैसा होता है, वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है, यानी उसकी ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है डेल्टा एच, ये कैसी आती है, नेगेटिव आती है।
मेरी बात समझ में आई? क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी जो है रिएक्टेंट से, फिर से तुम सुनो ध्यान से, ज़्यादा कम है, रिएक्टेंट की ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है। तो प्रोडक्ट जब नीचे चला जाएगा एनर्जी के लेवल पे, तो रिएक्टेंट के पास तो ज़्यादा एनर्जी थी, तो और मान लो इसके पास थी 50 किलो जूल, और जो प्रोडक्ट बना उसके पास 20 ही किलो जूल है, तो 30 किलो जूल एनर्जी कहाँ जाएगी? तो वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर देगा। जब एनर्जी रिलीज करेगा तो क्या हो जाएगा? वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाएगा। ऐसे ही रिएक्शन को तो एक्सोथर्मिक कहते हैं। अब यहां पे देखो, इधर देखो, यहां पे रिएक्टेंट की तो 50 किलो जूल ही मैं मान के चल रहा हूं। प्रोडक्ट की क्या है इस बार? रेड वाले में प्रोडक्ट की ज्यादा है, तो इसकी 50 से ज्यादा है, मान लो 60 है, कह दिया शुभी ने, तो 60 मान लेते हैं। 60 है तो इसका मतलब प्रोडक्ट जो बना वो तो ज्यादा एनर्जी वाला बन गया। रिएक्टेंट से तो हमें 85 किलो जूल मिली, तो 10 किलो जूल कहां से आएगी? एनवायरनमेंट से लेगा, या हमें देनी पड़ेगी आग वाग लगा करके, हीट करके, ठीक है ना? तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है? बोलिए। उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे ये डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, ये क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव होगा, और ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। क्लियर हुई बात? एक्टिवेशन एनर्जी क्लियर हो गई। चलो अब देखो इसका लॉग लीजिए जल्दी से। के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। लॉग लेकर के इसको सॉल्व करिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? लॉग लेना आता है ना? एल एन के, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो तो क्या हो जाएगा? एल एन ए और माइनस ई ए अपॉन आर टी एल एन ई। इसका बेस भी ई है और फैक्टर भी ई है, तो ये क्या हो जाएगा? 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस ई ए अपॉन आर, ये तो हो गया कांस्टेंट। 1 अपॉन टी टेम्परेचर के साथ ही तो वेरिएशन देख रहे हैं, तो टेम्परेचर को मैं अलग लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ बताओ? ताकि मुझे दिख जाए y इज इक्वल टू एम एक्स, और c क्या हो जाएगा? प्लस एल एन ए। ये बन गया c। देखो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई, ठीक है? तो इसका ग्राफ बना लेते हैं फिर। जब बन गई है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तो ये रहा ग्राफ। तो कैसा ग्राफ बनेगा? एल एन के और वर्सेस टी, ग्राफ कैसा बनेगा? इनवर्स बनेगा, ऐसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। ज्यादा मशहूर ग्राफ कौन सा है? ज्यादा मशहूर ग्राफ ये वाला है। एक तरफ ले लो एल एन के, एक तरफ 1/t है तो 1/t ले लो। तो इसमें ग्राफ बताओ कैसा बनेगा शुभी? 1/t के साथ बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा। क्यों? नेगेटिव है। ओके, तो ये जाएगा नीचे की तरफ, तो हम नीचे की तरफ बना देते हैं।
और यहाँ पे कट करेगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो? अरे ln a हो जाएगी, और क्या है, जो इंटरसेप्ट है वो हो जाएगी ln a। ये इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है ना, और इसका जो स्लोप है वो कितना हो गया, स्लोप हो गया -EA/r। ये सब बातें हमारे लिए हो गया। लॉग में बदल लेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लॉग में बदल जाएगा। अच्छा, वेरी गुड। अब फिर से चलते हैं, k इज इक्वल टू a -EA/RT। तो ये बताइए, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस फॉर्मूले से बताइए। बोलो सागर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे k की वैल्यू, सारा फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है। क्या हुआ शुभी, अभी किया नहीं था? हो गया है? तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने डिग्रीज बोला है, कैसे डिग्रीज होगी? अच्छा, माइनस साइन का मतलब क्या है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a डिवाइडेड बाय e की पावर EA/RT लिख सकता हूँ, है? अब नेगेटिव का मतलब डिनोमिनेटर में ले आओ। अब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये वाला ओवरऑल फैक्टर क्या हो जाएगा भाई, इसके भी तो डिनोमिनेटर में आ रहा है टेम्परेचर। ये जो फैक्टर है इसको सोचो, e की पावर EA/RT, तो ये नंबर बड़ा होगा, ये वाला नंबर EA/RT, ये नंबर बड़ा होगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर बढ़ जाएगा। अगर ये नंबर बढ़ेगा तो e की पावर EA/RT, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? मैं अभी टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, मैंने इस फैक्टर की बात करी, ये बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी भी चीज, कोई भी चीज हो, उसकी अगर आपने पावर बढ़ा दी तो क्या हो जाएगी, वो चीज बढ़ जाएगी ना, है? चलो अब इधर देखो ध्यान से, अब मैंने क्या किया है, टेम्परेचर इंक्रीज किया है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे EA/RT क्या होगा, ये डिनोमिनेटर में है तो इसको कम कर देगा ना, इसकी वैल्यू को, तो ये e की पावर EA/RT क्या हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा, होगा नहीं होगा? अब ये मुझे बताओ, यहाँ पे आओ, जब ये नंबर कम हो गया डिनोमिनेटर वाला तो ये नंबर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में तुमने कम नंबर, छोटा नंबर रखा तो के बढ़ जाएगा ना, ये समझाने के लिए अलग इतनी कहानी बतानी पड़ी है, ठीक है? और सिंपल मैथमेटिक्स थी, ठीक है? और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो के डिक्रीज हो जाएगा, इस बात को बेटा याद रखना है, जल्दी से करिए। और काइनेटिक एनर्जी का तो साथ सीधा सीधा है, बोलिए, तो सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी तो बताइए, ये वाला फैक्टर इंक्रीज कर जाएगा, ये फैक्टर इंक्रीज कर जाएगा तो के डिक्रीज कर जाएगा। ये क्लियर समझ में आ रहा है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो डिनोमिनेटर में नहीं है ना, वो तो न्यूमिनेटर में है,
तो जो टेम्परेचर काम कर रहा है उसका उल्टा करेगी काइनेटिक एनर्जी। और ई ए कम होगा तो के बढ़ जाएगा। ठीक है। ये समझ में आया। ये बढ़ेगा, यहाँ देखो ये बढ़ा दो तो ये वाला नंबर बढ़ गया, तो ई वाला पूरा नंबर बढ़ जाएगा। जब पूरा नंबर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो डिनोमिनेटर बढ़ गया तो बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट छोटा हो जाएगा ना। तो वही तो मैंने कहा कि ये डिक्रीज हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग दो टेम्परेचर के लिए लिखते हैं। कौन सी इक्वेशन को? ये वाली इक्वेशन जो है मेरी, इसको दो डिफरेंट इक्वेशन टेम्परेचर्स के लिए लिखते हैं। तो लिखिए फॉर T1 तो क्या हो जाएगा, ln K1 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन R 1 अपॉन T1 और प्लस ln A। बोलिए, यही बनेगी इक्वेशन। अगर मैंने टेम्परेचर T1 ले लिया है तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा। सेम रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहेगी, गैस कांस्टेंट सेम रहेगा, आर्रीनियस कांस्टेंट सेम रहेगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट चीजें हैं। फॉर सेम रिएक्शन इफ टेम्परेचर इज T2 तो क्या हो जाएगा, बोलो। हाँ, तो ये बदल करके चेंज हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है ना ये तो। माइनस EA अपॉन R, सेम रिएक्शन है इसलिए क्या हो जाएगा, EA सेम रहेगा। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहेगी क्योंकि सेम रिएक्शन के लिए हम लोग कर रहे हैं। प्लस ln A। ठीक है, वेरी गुड। तो अब आ जाइए, बताइए किसको बढ़ा लूं, T1 को बढ़ा लूं, T2 को बढ़ा लूं? यानी हम पहले कम ज़्यादा रिएक्शन पे करा रहे थे, ज़्यादा टेम्परेचर पे रिएक्शन करा रहे थे, अब हमने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया है इंक्रीज करने की बजाय। ठीक है, हाँ, तो इसको याद रखिएगा। अगर हम टेम्परेचर पहले मान लो 100 डिग्री पे करा रहे थे, अब 150 पे करा रहे हैं, तो यानी हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है रिएक्शन कराने के लिए। और 100 पे करा रहे थे, अब मैंने 50 पे करा दिया तो डिक्रीज किया है। तो पहला वाला टेम्परेचर मैंने क्या लिया, T1 बड़ा, T2 छोटा। आप यही कह रहे हैं ना? ठीक है, तो चलो बड़े में से छोटा माइनस करो। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करिए, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट करके मुझे बताइए क्या आ रहा है रिजल्ट। हो गया? बड़े में से छोटा घटाया है। ठीक है, ओफो, ये क्या हो जाएगा, ln K1 माइनस ln K2 इज इक्वल टू, लिख लिया। लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट में से घटा दो, राइट वाले को राइट में से घटा दो, तो माइनस EA अपॉन R
ये कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 1/T1 माइनस 1/T2, और ये वाला कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। ठीक है। अब ये बताओ, जब माइनस साइन होता है तो लॉग का क्या हो जाता है, डिवीजन में हो जाता है। तो जो पॉजिटिव वाला ऊपर, जो नेगेटिव वाला नीचे। ठीक है, और ये मेरा फॉर्मूला बन गया, -EA/R। अगर इसका एलसीएम ले लूं तो बोलो क्या हो जाएगा, T1 इंटू T2 इज इक्वल टू, हाँ बेटा कहाँ पहुंच गए, अच्छा तो इसको ऐसा करो, वहां पहुंचा दो। सा हैं, बात कराइए। हाँ भैया बोलिए। कितने की, अच्छा ये कैसी ड्यूटी है, मेरी बात कराइए इनसे। हाँ ये बताइए कि ये ड्यूटी वगैरह की तो कोई बात हुई नहीं थी उससे, ये आप बात करिए प्रतीक से, कहिए कि ये तो हमारी ऐसी कोई बात हुई नहीं है, हमारा तो एफओआर की बात है। ठीक है ना, हाँ बात करिए, कहिए मैं नहीं दे पाऊंगा ये सब। हैं, अभी इसको उतरवा दो वहां पे सारा के यहाँ, आयशा के यहाँ। ठीक है, चलो तो उतरवा दो, वहीं उतरवा दो। ठीक, ओके, चलो ओके, ये हो गया। तो ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया, फॉर सेम रिएक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, रेट कांस्टेंट की वैल्यूज निकालनी है तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, ओके। और अगर मैं रेट टेम्परेचर सेम कर दूं, रिएक्शन डिफरेंट ले लूं तो क्या बन जाएगा, हाँ लिखिए, ये तो हो गया फॉर सेम रिएक्शन, ठीक है, विथ डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, आगे चलते हैं, फॉर डिफरेंट रिएक्शन। तो डिफरेंट रिएक्शन है तो क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी उनकी डिफरेंट हो जाएगी, तो एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी तो के भी डिफरेंट हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, Ln(K1) इज इक्वल टू, जी हेलो, हाँ नहीं बेटा एफओआर होता है, नहीं तो उनसे कहो, बिल्कुल भी नहीं हुई बात, तुमने क्या मान लिया ये बात, नहीं आप चैट चेक करिए, अगर ऐसा है तो फिर देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एफओआर ही होता है, इंस्टॉलेशन भी होता है उसके अंदर, सब चीज़ होती है। अभी तो वो इंस्टॉलेशन का जो है उसका कोई खर्चा नहीं हुआ है, वरना इंस्टॉलेशन के लिए बंदा भेजेगा तो 1000 2000 रुपये वो ले लेगा। हाँ
वो ये 2 पैनल मंगाए हैं यही वाले क्लासरूम में लगाने के लिए, उसी का अभी आ गया वो एकदम। ln क्या हो जाएगा माइनस EA1/RT। टेम्परेचर सेम है दोनों में, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे दोनों रिएक्शन को करा रहे हैं, प्लस ln A, ठीक है। हाँ, और ln K1 K2 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस EA2/RT प्लस ln A, ठीक है। इन दोनों को भी माइनस कर दीजिए, इक्वेशन 1 कर दीजिए, इक्वेशन 2 कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ln K1 माइनस ln K2 इज इक्वल टू -1/RT। ये मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा EA1 माइनस EA2। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हमारा ये टेम्परेचर का ख़त्म हो गया, यहाँ पे ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो गया। अब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से।